अच्छा एक चीज बताइए, अभी तो हम लोग अहमदाबाद में, यहाँ के लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में क्यों हो ओलंपिक्स, किसी और शहर में क्यों नहीं? नहीं, सब शहर तैयारी करें। एक शहर में से 2 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है? आप किसको बैक करेंगे? नहीं, मुझे बैट करने का सवाल नहीं। ओलंपिक एसोसिएशन ने सब शहरों की तैयारी देखकर जिसका सबसे ज्यादा अच्छा तैयारी है उसको इंटरनेशनल बिड में भेजना है। तो खुली स्पर्धा है। आपका शहर कौन सा है? मैं तो फौजी परिवार से आता हूं। अरे तो यार, हर जगह फिर भी कौन सा है? वहां भी लग जाओ तुम। सर हम लोग हर साल देश के हर शहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है? जिसकी तैयारी अच्छी होगी। और मैंने यही कहा कि अगर बीड हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमें 36 में मौका मिलेगा। जिस शहर पे आपका आशीर्वाद है, चांस तो उसी का है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं, इंटरनेशनल टीम बैठती है और मार्किंग करती है शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की सुविधाएं, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए बाकी सारी चीजें, वाटर स्पोर्ट की जगह खेल गांव से कितनी दूर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खेल गांव कितना, ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, अभी मैं परसों जब भी मैच शूट कर रहा था हर्ष सांघवी के साथ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गुजरात के, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि पहले गुजरातियों का एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता था खेल के मामले में कि ये लोग कुछ खेलते नहीं है, अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा हो या फिर यूसुफ पठान, इरफान पठान, पंड्या हो, एक के बाद एक आप खिलाड़ी निकाल रहे हैं, वो भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो जिता रहे हैं। बदल रहा है गुजरात। सबसे पहले खेलो गुजरात में शुरू हुआ। यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। सर एक जो सवाल है वो ये कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, क्या उनका इस्तेमाल आपके विरोधी पार्टियों को टारगेट करने के लिए हो रहा है? वो सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं कि अब जैसे फर्ज कीजिए संजय राउत का जो बेल ऑर्डर आया, उसमें काफी खरी खोटी सुनाई गई एजेंसियों को कि इलीगल अरेस्ट है, बिना सोचे समझे, बिना सबूत के। तो जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो विपक्ष का वो आरोप कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए। देखिए, हमारी 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। एक सेशन कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, बाद में सर्वोच्च अदालत होता है। सेशन कोर्ट के फैसले पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एजेंसी ने ऊपर अपील करी है, हाई कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। जरा धैर्य से देखिए क्या आता है। मुझे मालूम नहीं है मेरिट्स में क्या, वो एजेंसी का काम है और कोर्ट का काम है इसको तय करना। मगर जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, सभी लोग कोर्ट के सामने जा सकते हैं और देश की कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को लागू नहीं करती है। देश की कोर्ट न्याय करती है। जब आप विपक्ष में थे, आपकी सरकार यूपीए की सरकार पे आरोप लगाती थी, आपकी पार्टी यूपीए पे आरोप लगाती थी कि उनकी सरकार एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल करती है, सीबीआई एक केज्ड पैरेट है। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से एजेंसियों को निर्देश जाता है? हमारे लोग भी जो जिन पर आरोप लगे उस वक्त वो लोग कोर्ट में ही गए थे। सबने जाना चाहिए, कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। आप कब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो? जब भी चुनाव आयोग चाहे। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड आप कब देंगे? स्टेटहुड, उसका जो राज्य का दर्जा है वो एक बार फिर से स्थापित हो, उसको आप कैसे सोच रहे हैं? देखिए, जहां तक स्टेट का स्टेटस वापस देने का सवाल है, हमने बहुत स्पष्ट किया है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद मतदाता सूची बनेगी, इसके बाद चुनाव होगा और चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। आपकी इस वक्त एक प्राथमिकता है कि जो हिंदी भाषा है और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें फर्ज कीजिए एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाए। ऐसे में कुछ डॉक्टर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि अंग्रेजी है, लिटरेचर भी वैसा है और वैसा ही रहा है, कई दशकों से रहा है। उसको चेंज करने के पीछे आप क्यों सोच रहे हो? और क्या, जैसे अगर डॉक्टर कोई बनता है तो कहीं पे भी काम कर सकता है, हिंदुस्तान में, विदेश में, लेकिन अगर वो केवल क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में पढ़ता है तो फिर वो शायद ना जाके काम कर पाए, उसको आप कैसे देखते? नहीं, ये सोच ठीक नहीं है। मुझे बताइए, जर्मनी के डॉक्टर विश्व के मेडिकल साइंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? वो जर्मनी में पढ़ते हैं। चीन के डॉक्टर क्या विश्व के मेडिकल साइंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? वो वहां की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जापान के डॉक्टर नहीं करते हैं क्या? वो भी वहां की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। आप अंग्रेजी माध्यम को थोप कर देश की 5% टैलेंट का उपयोग देश के विकास में कर रहे हो, क्योंकि इस देश के 5% बच्चे ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं।
हम चाहते हैं 100% टैलेंट का उपयोग हो। केरल जो हमारे छोटे राज्यों में से है, मगर वो भी जापान से ज्यादा आबादी वाला है। अगर जापान के डॉक्टर पूरी विश्व के अंदर मेडिकल साइंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मलयाली में केरल का डॉक्टर कर ही सकता है। और मैं मानता हूं कि मैं क्या, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मातृभाषा में मौलिक होता है, अच्छा होता है। पिछली बार आपने गुजरात में मिशन 150 दिया था कि 150 सीटें पार करेंगे। इस दफा कम से कम अपनी टीम के लिए आपका टारगेट क्या है? अभी कहना बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि तीनों पार्टियों के, बसपा के वो अपने ओवैसी भी लड़ा रहे, इन लोगों की पूरी सूची ही सामने नहीं आई है। और निर्दलीय भी कई पार्टी के खड़े हैं जो एक एक सीट का गणित बना भी सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। उनका विड्रॉल का भी अभी टाइम बाकी है। तो सीटों का आकलन करना तो बहुत दिक्कत है, परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने देश को चलाया है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ाव रखने वाले मतदाता का सवाल है, हम 1950 से कहते थे कि हम इस देश में धारा 370 खत्म कर देंगे। मोदी जी ने धारा 370 और 35A को संविधान से हटाकर देश को कश्मीर के साथ हमेशा के साथ, हम हमेशा कहते थे कि राम जन्मभूमि में वही जगह पर मंदिर बनना चाहिए जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कांग्रेस हमें ताने लगाती थी, हालांकि सरकार उनकी थी, ताने लगाती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है। मैं गुजरात की जनता को कहता हूं, जनवरी 2024 का टिकट बुक करा लो। आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर आपको अयोध्या में वही स्थान पर बना हुआ दिखा। हम कहते थे हम ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे, हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया है। हम कहते थे कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आज कॉमन सिविल कोड लाने की शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम कहते थे कि देश का अर्थतंत्र, देश के अर्थतंत्रों की तालिका में 1 से 5 में होना चाहिए। आज 5वें नंबर पर आ गए हैं, और बहुत सारी एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया है कि 2026 तक ये 3रे नंबर पर पहुंच जाएगा। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हमने कहा था कि इस देश को हम सुरक्षित बनाएंगे, और सुरक्षित बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश की सीमाएं और देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर आजादी के बाद कभी भी थी तो आज है। इसका एहसास न केवल भारत, पूरी दुनिया को हो रहा है। और कुल मिलाकर जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात का चहुमुखी, सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास करने के काम हमने 27 साल में किया है। हर बार हम जब भी चुनाव में गए, गुजरात की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, विजय दिलाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव के अंदर भी गुजरात की जनता का स्नेह हमें प्राप्त होगा, आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और उनके आशीर्वाद से विजयी भी हम ही होंगे। और सारे विक्रम तोड़कर सबसे ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार गुजरात में और 5 साल के साथ भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, इसका मुझे विश्वास है।